शादी के बाद औरतों का चीट करना, आई मीन इनफिडेलिटी। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये ट्रेंड मोस्टली अरेंज मैरिजेस में देखा गया है, लेकिन इसमें लव बर्ड्स भी शामिल हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी हमारी सोसाइटी में जहां लॉयल्टी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो चलिए इसके रीजंस और सॉल्यूशंस को देखते हैं जो मैरिटल बॉन्ड्स को मजबूत कर सके और कल्चरल इम्पैक्ट्स को भी एड्रेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ ये समझना जरूरी है कि इनफिडेलिटी सिर्फ एक जेंडर या कल्चर तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज जहाँ औरतें अक्सर फैमिली ऑनर को प्रोटेक्ट करने वाली समझी जाती हैं, उनकी इनफिडेलिटी को ज़्यादा स्क्रूटिनाइज किया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड अक्सर सोसाइटियल और इमोशनल फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं जो ऐसे बिहेवियर्स की वजह बनते हैं। इनफिडेलिटी का सबसे पहला रीज़न है इमोशनल नेग्लेक्ट। शादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम है जिसमें इमोशनल और फिजिकल नीड्स शामिल हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में अक्सर औरतों की इमोशनल नीड्स को साइडलाइन कर दिया जाता है और मोस्टली औरतें खुद को अंडर वैल्यू महसूस करती हैं और ये चीज़ औरतों को बाहर रिलेशन बनाने पर मजबूर करती है। इसीलिए औरतें अपनी इमोशनल नीड्स एक्सटर्नल रिलेशनशिप से पूरी करती हैं। नंबर 2 पर है लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी। हमारे यहाँ 65% शादियाँ अरेंज की जाती हैं जिसमें मोस्टली कपल्स को एक दूसरे को समझने का टाइम ही नहीं मिलता। और हाँ, मोस्टली केसेस में तो पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक अनपढ़ गवार से कर दी जाती है। ये लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी डिससैटिस्फैक्शन और डिस्टेंस की वजह बनता है। नंबर 3 पर है सप्रेशन ऑफ डिजायर्स। हमारी सोसाइटी में औरतों को अपनी पर्सनल डिजायर्स सप्रेस करने का कहा जाता है। फैमिली ऑब्लिगेशंस और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस अक्सर हावी हो जाती हैं जो इंडिविजुअल ग्रोथ और हैप्पीनेस को लिमिट कर देती हैं। जब ये डिजायर्स पूरी नहीं होती तो कुछ औरतें शादी के बाहर फुलफिलमेंट ढूंढती हैं, चाहे उन्हें इससे सोसाइटल बैकलैश का ही सामना क्यों ना करना पड़े। और हाँ, यहाँ मैं सेक्सुअल और इमोशनल दोनों डिजायर्स की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आसान बना दिया है। ये एक्सपोजर अक्सर उन चीज़ों को हाईलाइट करता है जो करंट रिलेशनशिप में नहीं मिल रही होती। मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है जिसके ट्रैप में मोस्टली औरतें फंस जाती हैं। नंबर 5 पर है रिवेंज या रिटेलिएशन। अगर हस्बैंड ने धोखा दिया हो या फिर वो लड़ता झगड़ता हो तो औरतें अक्सर उन मर्दों को ढूंढती हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करे और उनको वैल्यू दे। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके लॉन्ग टर्म डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स हो रहे हैं। नंबर 6 पर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जैसे जैसे औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं वैसे वैसे वो कल्चर और ट्रेडिशन से दूर भागती जा रही है। अब वो कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम आज़ादी से जिएंगी, और वो तमाम सोसाइटल नॉर्म्स को भी भूलती जा रही है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लैक ऑफ एक्साइटमेंट। वक्त के साथ साथ शादी रूटीन की तरह हो जाती है। कपल्स प्रिडिक्टेबल पैटर्न में फंस कर रह जाते हैं, उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट खत्म होकर रह जाती है और फिर कपल्स एक्साइटमेंट को पाने के लिए बाहर रिलेशंस बनाते हैं। हमारी सोसाइटी में इनफिडेलिटी के डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ब्रोकन फैमिलीज, इमोशनल ट्रॉमा और चिल्ड्रन पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। पर्सनल पेन के अलावा इनफिडेलिटी मिसट्रस्ट की वजह बन रही है और सोसाइटल स्टिग्मा को परपेचुएट कर रही है, जबकि फैमिलीज को स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है, जबकि बच्चे इमोशनल ट्रॉमा फेस कर रहे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि आखिर क्या किया जा सकता है। सबसे पहले है ओपन कम्युनिकेशन। शादी हमेशा लॉयल्टी और ऑनेस्टी से ही कामयाब हो सकती है। कपल्स को अपने लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करना होगी जहां पर वो अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी नीड्स को शेयर कर सकें। रेगुलर कन्वर्सेशन अबाउट इमोशनल और फिजिकल नीड्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्रिवेंट कर सकती हैं और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बना सकती हैं। नंबर 2 पर है काउंसलिंग और थेरेपी। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने और एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए मैरिज काउंसलिंग एक बेहतरीन टूल है। प्रोफेशनल गाइडेंस कपल्स को एक दूसरे के इमोशंस को नेविगेट करने और ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद कर सकती है। नंबर 3 पर है प्री मैरिटल काउंसलिंग। अरेंज मैरिजेस में अक्सर कंपैटिबिलिटी को इग्नोर किया जाता है, तो ये प्री मैरिटल काउंसलिंग कपल्स को शादी के रियल इश्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकती है और साथ ही पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को पहले ही एड्रेस कर सकती है। नंबर 4 है वीमेन एम्पावरमेंट। हस्बैंड और फैमिलीज को वीमेन को एम्पावर करना होगा, उनकी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करना होगा और उनकी इंडिविजुअलिटी को एक्नॉलेज करना होगा। यहाँ एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि इमोशनल सपोर्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ना कि सो कॉल्ड औरत मार्च वाला एजेंडा। नंबर 5 है इमोशनल इंटीमेसी। इमोशनल इंटीमेसी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि फिजिकल इंटीमेसी। कपल्स को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए और उन एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए जो उनके कनेक्शन को मजीद मजबूत करें और वो एक दूसरे के साथ
इमोशनल गुफ्तगू कर सकें। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशनल इनिशिएटिव स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सकते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप को प्रमोट कर सकते हैं, जबकि सोसाइटल प्रेशर को एड्रेस करके कम्युनिटीज वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पर शादियां थ्राइव करें। इनफिडेलिटी एक सिम्टम है जो शादी और सोसाइटी के डीपर इश्यूज को हाईलाइट करता है। एक जेंडर को ब्लेम करने की बजाय हमें रूट कॉजेस को एड्रेस करना होगा। सोसाइटी को हेल्दी मैरिजेस को सपोर्ट करने के लिए एजुकेट करना होगा, जिसमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और ट्रेडिशनल प्रेशर ना हो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटाइज करके हम मैरिटल चैलेंजेस के स्टिग्मा को कम कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शादी एक सफ़र है जो अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़ और प्यार से भरा होता है। जब हम अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस करते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को फॉस्टर करते हैं, तब हम रिलेशनशिप को ऐसे बना देते हैं जो कि लाइफ के चैलेंजेस को सर्वाइव कर सके। याद रखिए कि एक सक्सेसफुल मैरिज तभी पॉसिबल है जब कपल्स एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने और साथ ग्रो करने के लिए तैयार हो।